हे गाइस, क्या आपने समुराई जैक की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो तैयार हो जाओ एक ऐसे वॉरियर से मिलने के लिए जिसके अंदर है सब्र, शक्ति और एक आग, अपना भविष्य वापस पाने की। एक वक्त था जब जैक एक शांत, समझदार और न्याय के रास्ते पर चलने वाला राजकुमार था। पर सब कुछ बदल गया जब आकू, एक शेप शिफ्टिंग शैतान, धरती पर आफत बन के आया। जैक ने अपनी तलवार उठाई और दुनिया को बचाने निकला, लेकिन एक जादू ने उसे फ्यूचर के अंधकार भरे युग में ढकेल दिया, जहां हर कोने में आकू का डर है और वहां जैक अकेला फंसा हुआ है। पर वो आकू की बुरी ताकतों के सामने हार नहीं मानता। तो गाइस, अगर बचपन में आपने ये सीरीज देखी थी तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डुबकी लगाने के लिए। और अगर बचपन में आपने ये सीरीज मिस कर दी तो फिकर नॉट, मैं हूँ ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ समुराई जैक की एंटायर स्टोरी के बारे में। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत टाइम पहले जब दुनिया बनी भी नहीं थी और इंसान धरती पर नहीं आए थे, तब 3 गॉड्स ओडिन, रॉ और राम आए। इनके पास इतनी पावर थी जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तीनों ने मिलकर यूनिवर्स बनाया और एक मैजिकल चीज बनाई, रोप ऑफ यॉन, जिससे समय का पता चलता था। लेकिन धीरे धीरे टाइटन्स ने सब पर कब्जा कर लिया और उनके राजा क्रोन्स ने टाइम और स्पेस के सारे राज जान लिए। उसने ब्रॉन्ज आई और 3 खास जेम्स बनाए। इन जेम्स में कॉस्मिक एनर्जी कैद थी, जिससे उसे बहुत बड़ी ताकत मिल गई। क्रोन्स अब चाहता तो कुछ भी बना सकता था और चाहे तो मिटा भी सकता था। वो खुद को भगवान समझने लगा, मगर इतनी पावर ने उसे करप्ट कर दिया। वो बिना सोचे समझे सब बदलने लगा। आखिरकार उसका अपना बेटा ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया और उसे हरा दिया। इसके बाद क्रोन्स को ब्रह्मांड के सबसे दूर वाले हिस्से में कैद कर दिया गया। उसके जेम्स धरती पर गिर गए और हमेशा के लिए खो गए और इंसानों को कभी पता ही नहीं चला कि ये कितने ताकतवर थे। इसी बीच ब्रह्मांड में एक डार्क मास बनने लगा, जिसे जो भी चीज मिलती उसे निगल जाता और हर बार और भी पावरफुल बन जाता। ये इतना खतरनाक हो गया कि गॉड को खुद उससे लड़ना पड़ा। गॉड ने अपने सीक्रेट वेपन से उससे लंबी लड़ाई की और आखिरकार उसे हरा दिया। लेकिन उस डार्क मास का एक बड़ा टुकड़ा बच निकला और धरती पर आ गिरा। माना जाता है कि ये टुकड़ा डायनासोर के टाइम पर गिरा था, जिसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डायनासोर खत्म हो गए और धरती पर बड़ा धमाका हुआ। यही उस डार्क मास की ताकत का पहला सबूत था। टक्कर के बाद वो मास धरती के अंदर चला गया और वहाँ एक काले कांटों से घिरा किला बना लिया। उस किले ने धरती की सारी ऊर्जा खींच ली, जिसकी वजह से धरती पर बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा। और जब सूखा खत्म हुआ तो धरती बर्फ और बर्फीले तूफान से ढक गई। उस वक्त निएंडरथल के इंसान सबसे पहले इन मुश्किल हालात से गुजरे। डार्क मास का किला बर्फीले जमीन के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसके अंदर की बुराई वहाँ से भी फैल रही थी। जो भी जिंदा चीज उस ब्लैक लिक्विड में गिरती वो मास को और ताकतवर बना देती। सदियां बीत गई, इंसान छोटे छोटे गांव बनाने लगे, मगर डार्क मास रुकने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे फैलता गया। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ निगल गया और पीछे खाली बंजर जमीन छोड़ता गया। कई गांव उसकी वजह से मिट गए। एक दिन एक बहादुर राजा ने ठान लिया कि वो इस बुराई के खिलाफ खड़ा होगा। उसने सोचा कि इंसानियत को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। राजा के लिए एक खास पोशन बनाई गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये डार्क ताकत को मिटा सकती है। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर अपने सैनिकों के साथ इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। वो लोग उस श्रापित जमीन में घुसे जहाँ से अंधकार निकल रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, धरती से बड़े बड़े काले कांटे निकलने लगे। एक एक करके उसके सारे सैनिक उन कांटों और तीरों से मारे गए। आखिर में सिर्फ राजा ही बचा। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना तीर उस सेक्रेट पोशन में डुबोया, भगवान का नाम लिया और सीधे डार्क मास के दिल की तरफ छोड़ दिया। उसे लगा ये तीर उस बुराई को खत्म कर देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। डार्क मास अचानक जाग उठा और एक डरावना और बहुत बड़ा राक्षस बन गया। राजा हैरान रह गया जब उस राक्षस ने मुस्कुराते हुए उसे नींद से जगाने के लिए थैंक यू कहा। फिर उस राक्षस ने राजा को दबोच लिया और उसका महल आग में जला दिया। अब उस राक्षस ने अपना नाम रखा, आकू। राजा गुस्से और बेबसी से चीखता रहा, लेकिन वो समझ गया कि आकू को आम हथियारों से हराना नामुमकिन है। उसे मारने के लिए या तो गॉड के हथियार चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो पूरी तरह अच्छाई से बना हो। जब आकू महल जला रहा था, तभी एक बड़ा सफेद घोड़ा वहाँ आया। वो घायल राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान के ऊपर बादलों से भी ऊंचाई पर ले गया। वो जगह आम इंसानों के लिए नहीं थी। वहाँ सिर्फ वही पहुँच सकता था जिसे गार्डियन साथ ले जाए। वहाँ उसे तीनों मॉन्क्स मिले और थोड़ी देर बाद तीनों गॉड्स ओडिन, रॉ और राम प्रकट हुए।
गॉड्स ने कहा कि केवल इंसानी अच्छाई ही आकू की बुराई को हरा सकती है और उसे हराने की असली उम्मीद उसके अपने अंदर ही है। फिर गॉड्स ने बिजली गिराकर एक लोहे का गोला बनाया। मॉन्क्स ने अपने हथौड़े से उस गोले को पीटा और उसमें से एक जादुई तलवार निकली। ये तलवार इंसान की आत्मा की अच्छाई से बनी थी। इसका बस एक ही मकसद था, आकू का अंत करना। ये तलवार कभी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, चाहे ये तलवार किसी बुरे के हाथों में ही क्यों न चली जाए। गॉड्स ने वो तलवार राजा को दे दी और कहा, अब तेरे पास आकू को हराने की शक्ति है। लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि आकू की जादूगरी को समझने की कोशिश मत करना। इसके साथ ही उन्होंने उसे एक स्टील की कवच दी और बादलों का रथ बनाकर उसे वापस भेजा। राजा अपने महल लौटा और आकू पर हमला किया। आकू उसकी कोशिशों पर हंस रहा था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। बादलों के रथ की मदद से उसने फिर से हमला किया और तलवार से आकू को घायल कर दिया। लड़ाई बहुत लंबी और खूनी चली, लेकिन राजा की हिम्मत और तलवार के एक जबरदस्त वार से राजा ने आकू को तलवार के अंदर कैद कर लिया और फिर उस तलवार को जमीन में गाड़ दिया। यही आकू की किस्मत सिल हो गई। उस टाइम जमीन में एक बहुत बड़ा काला पेड़ बाहर आया और उसी पल बारिश रुक गई। सूरज चमक उठा, जैसे शांति का नया जमाना शुरू हो रहा हो। और उसी समय राजा का बेटा पैदा हुआ। राजा को समझ आ गया कि अगर आकू फिर से लौट आया तो इंसानियत को तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए उसने आसपास के गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर एक वादा किया कि हर गांव अपने बेटों को ट्रेन करेगा, ताकि अगर कभी आकू लौटे तो वो उससे लड़ सके। और अगर आकू फिर से लौट आया तो सिर्फ राजा का बेटा ही उस श्रापित तलवार का इस्तेमाल कर पाएगा। आगे चलकर यही बच्चा अंधेरे के खिलाफ इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। बचपन में जैक खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियों के बीच खेलता रहता, छोटे छोटे खिलौने बनाता, बच्चों के साथ मस्ती करता, लेकिन उसकी किस्मत उससे कहीं बड़ी थी। एक दिन जैक ने देखा कि एक अकेला तलवारबाज 4 ताकतवर योद्धाओं से भिड़ रहा है। ये नजारा देखकर जैक के अंदर कुछ जाग गया। अब वो खेल खेल में खुद को तलवारबाज समझकर प्रैक्टिस करने लगा। जब जैक बस 8 साल का था, तब अचानक सूर्य ग्रहण हुआ, जिससे आकू को पृथ्वी के अंदर बंद करने वाला ताबीज टूट गया और आकू फिर से आजाद हो गया। आकू खुश होकर फिर से पूरी दुनिया पर तबाही मचाने लगा और उसका पहला निशाना था राजा का महल। देखते ही देखते महल मलबे में बदल गया, लेकिन जैक की माँ उसे लेकर भाग निकली और राजा पीछे रहकर तलवार की रक्षा करता रहा। सफर के दौरान जैक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई, जहां उसने स्टार के जरिए रास्ते का पता लगाना सीखा और सफर करते हुए वो अरब पहुँचे। अरब में जैक ने घुड़सवारी सीखी, जिसके बाद वो सफर करते हुए अफ्रीका पहुँचे। अफ्रीका में जैक ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली। उधर आकू भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसे एक रेड जेम स्टोन मिला, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गया और जैसे जैसे वो जेम्स पाता गया, उसकी ताकत बढ़ती गई। आकू को पता चल चुका था कि दुनिया में एक बच्चा उसे हराने की तैयारी कर रहा है। इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि जो भी उस लड़के को पकड़कर उसके पास लाएगा तो उसे बड़ा खजाना मिलेगा। अब इनाम के लालच में बॉन्टी हंटर्स हर जगह जैक को ढूंढने लगे। फिर एक दिन जैक के अफ्रीकी गांव पर हमला हुआ और सबको कैद कर लिया गया। अब जैक का पहला बड़ा मिशन शुरू हुआ, जो था पूरे गांव को अकेले छुड़ाना। हिम्मत और स्किल से जैक ने सभी को आजाद कर दिया। तब गांव के सरदार ने माना जैक अब सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है। जैक आगे बढ़ा और इजिप्ट पहुंचा, जहां उसने फिलॉसफी और लिटरेचर की पढ़ाई की। लेकिन उधर आकू परेशान था, क्योंकि वो जितनी भी चालें चले, जैक रुक ही नहीं रहा था। फाइनली जब जैक ने उस जादुई तलवार से आकू को चुनौती दी, तो आकू को सच्चाई समझ आई कि चाहे वो कितना भी ताकतवर हो जाए, ये तलवार उसे रोक सकती है। डर के मारे आकू एक जादू स्पेल, जिसे रोप ऑफ टाइम कहा जाता है, उसे ढूंढ रहा था। ये स्पेल टाइम ट्रेवल करने की पावर देता है और अपनी जान बचाने के लिए आकू ने आसमान से ये स्पेल चुरा लिया और इसके राज सीखने लगा। जब उसने इसे पूरी तरह समझ लिया तो उसने रोप को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ न कर सके। लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी कि रोप के कुछ धागे बच गए हैं और उनमें भी टाइम ट्रेवल करने की जादुई शक्ति बाकी है। उस दिन से आकू के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर आ गई। अब वो अपनी मर्जी से अलग अलग जमाने में दरवाजा खोल सकता था, जिससे उसके पास भागने का रास्ता हमेशा रहता था। इसी बीच वह अपने काले जादू से देशों को तबाह करता रहा और अपने आतंक फैलाता रहा। उस टाइम तक आकू का आतंक पूरी दुनिया में फैल चुका था। वो अपनी काली जादूगरी से अलग अलग देशों में तबाही मचा रहा था और उसने लोगों के दिलों में डर बैठा दिया था। अब अगर हम उस छोटे लड़के यानी जैक की कहानी की तरफ लौटे, तो पता चलता है कि कुछ सालों की मेहनत के बाद वो अब कोई आम बंदा नहीं रहा।
वो एक जबरदस्त योद्धा बन चुका था। अपने ट्रेवल्स के दौरान उसने कई जगहों से ट्रेनिंग ली। उसने ग्रीष्म में जाकर एरिना से लड़ना सीखा, इंग्लैंड में मस्केटियर्स के साथ रहा और तीरंदाजी में मास्टर बन गया। वाइकिंग्स के साथ समंदरों में जहाज चलाया, रूस में लकड़हारों की जिंदगी जी और सख्त ट्रेनिंग झेली। मंगोलिया में घोड़े पर लड़ने की कला में एक्सपर्ट हो गया। फिर वो पहुंचा शाओलिन टेम्पल, जहां उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। वहीं उसकी मुलाकात हुई टॉम सू से। दोनों ने मास्टर चू के अंडर ट्रेनिंग ली और आगे चलकर टॉम सू उसकी जिंदगी में बड़ा रोल निभाने वाला था। सारी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जैक एक बौद्ध बस्ती पहुंचा, जहां वो अपनी माँ से मिला। उसकी माँ ने उसे वो जादुई तलवार दी जिसके जरिए आकू को हराया जा सकता था। जैक ने फिर उसी तलवार के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखी जब तक वो 25 साल का नहीं हो गया। अब जैक अपने देश को आजाद कराने और आकू का अंत करने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो आकू के किले की तरफ निकला। वहाँ उसने अपने पिता को देखा, जिन्हें आकू ने गुलाम बना रखा था। ये देखकर जैक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने आकू को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया और उसके लोगों को आजाद करने को कहा। फिर शुरू हुई दोनों के बीच एक धमाकेदार लड़ाई। जैक अपनी जादुई तलवार से आकू पर भारी पड़ गया। उस वक्त आकू अपनी पूरी ताकत पर नहीं था, तो जैक के पास उसे खत्म करने का मौका था। लेकिन जैसे ही जैक आखिरी वार करने वाला था, आकू ने टाइम और स्पेस का जादू चला दिया और जैक को सीधा 1000 साल आगे फ्यूचर में फेंक दिया। ये आकू की सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि वो चाहता था कि जैक इतने आगे पहुंच जाए कि उसके कोई साथी न बचे, उसे कोई मदद न मिले और आकू लगभग इनविजिबल बन जाए। हजारों साल बीतते गए, आकू और भी ताकतवर बनता गया। उसने एक पूरी डार्क सिटी खड़ी की, आकू सिटी, जो टेक्नोलॉजी में तो सबसे आगे थी, लेकिन वहाँ रहना किसी बुरे सपने जैसा था। चारों तरफ अंधेरा, डर और बुराई का राज था। सदियों तक आकू ने डर, कंट्रोल और धोखे से राज किया। उसने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। उसने हर उस इंसान को गुलाम बना लिया जिसने उसका विरोध किया। उसने मजदूरों को रेड जेमस्टोन निकालने के लिए मजबूर किया, एक मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स जो उसकी ताकत को और बढ़ाता था। यहाँ तक कि जानवर भी इसका असर महसूस करने लगे। कुछ सालों में कुत्तों में बदलाव आया, जिससे वो सीधे खड़े होकर चलने लगे और इंसानों की तरह बोलने लगे। धीरे धीरे कुत्तों ने अपनी पुरानी आदतें भुला दी। वो अब 4 पैरों पर नहीं चलते थे और भौंकना भी भूल गए थे। लोगों को सबसे पहले बोलने वाला कुत्ता एक पुराने टूटी फूटी जगह के खंडरों में मिला। वहीं से सबको पता चला कि ये नई दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। लेकिन भाई, आकू की पूरी ताकत और डर के बावजूद दुनिया में कुछ लोग थे जो बिल्कुल झुके नहीं। हर जगह छोटे छोटे रजिस्टर्स ग्रुप बनने लगे, जो लोग उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए थे। इनमें से एक ग्रुप था शाओलिन मॉन्क्स, वही मंदिर के योद्धा जिसके साथ कभी जैक ने ट्रेनिंग की थी। अब उनकी लीडरशिप जैक का पुराना यार टॉम सू संभाल रहा था। इन मॉन्क्स ने सदियों तक ध्यान और ट्रेनिंग से ऐसी स्किल हासिल की जिससे कुछ मॉन्क्स हवा से चीजें हिला लेते थे, कुछ हवा में उड़ जाते थे और टॉम सू ने तो लेवल ही पार कर दिया था। उसने खुद को पूरी तरह नेचर के साथ जोड़ लिया था। वो सीधा जमीन से एनर्जी और न्यूट्रिशन खींचता था और एक तरह से अमर इंसान बन गया था, जो हजारों सालों से आकू के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए था। अब आकू भी पीछे हटने वाले में से नहीं था। अपनी फौज मजबूत करने के लिए उसने दुनिया के सबसे खतरनाक और इविल क्रीचर से दोस्ती करना शुरू किया। उसकी टीम में आ गए डीजे स्टाइल बटोर, जिसकी हिप्नोटिक म्यूजिक सुनने वाले उसके गुलाम बन जाते थे। शिनोबी असैसिन्स, जो परछाइयों में घुलकर किसी को भी मार सकते थे। नार्क और स्कारामुश, 2 एलियन ठग। साथ ही द ऑर्डर ऑफ आकू, जो उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन बस इतने ही नहीं, आकू के टेक्नोलॉजी का भी फुल इस्तेमाल किया। उसने बुरे लेकिन जीनियस साइंटिस्ट को काम पर लगा दिया ताकि वो उसके लिए रोबोटिक वॉरियर्स बना सके। शुरुआत में ये रोबोट थोड़े कमजोर और बेकार थे, लेकिन वक्त के साथ वे बेहद खतरनाक किलिंग मशीन बन गए। इनमें से पहला सबसे पावरफुल मॉडल था X-49, एक कोल्ड हार्टेड बेरहम रोबोट जो बिना सवाल किए आकू के हर ऑर्डर को मानता था। धीरे धीरे आकू की फौज इतनी मजबूत हो गई कि दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हर तरफ उसका ही राज था। लेकिन फिर भी लोगों के बीच एक अफवाह फैलती रही कि पुरानी दुनिया से एक योद्धा आएगा जिसके पास एक जादुई तलवार होगी और वो आकू का अंत करेगा। इसी बीच एक दिन आकू के साइंटिस्ट ने एक नए एक्सपेरिमेंट के तहत X-49 में इमोशन चिप डाल दी और बस यहीं से कहानी पलट गई। और वो रोबोट सिर्फ मशीन नहीं रहा, उसमें जज्बात आ गए। वो सोचने लगा कि सही क्या है और गलत क्या। धीरे धीरे उसे अपने किए हुए कामों पर पछतावा होने लगा और उसने लड़ाई छोड़ दी। एक दिन उसे एक छोटा कुत्ता मिला। उसने उसका नाम लुलू रखा और उसे उस कुत्ते से दिल से लगाव हो गया। अब तक नए नए रोबोट मॉडल बन चुके थे, तो X-49 पर आकू का ध्यान ही नहीं गया। वो अपने छोटे से शांत कोने में लुलू के साथ जीने लगा। इस बीच आकू ने दुनिया पर अपना कब्जा और भी बढ़ा दिया।
उसकी पहुंच से कोई भी बच नहीं सकता था। उसने एक जादुई मिरर बनवाया जिससे वह हर जगह देख सकता था और आसमान में उसकी सैकड़ों स्पेसशिप घूमते रहती थी ताकि कोई उससे बच न सके। लेकिन आकू को सिर्फ धरती पर राज नहीं चाहिए था, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक बनना चाहता था। इसलिए उसने दूसरे गैलेक्सी के पोर्टल खोलने शुरू किए, वहाँ के रिसोर्सेस लूटे और उन्हें भी बर्बाद कर डाला, जैसे उसने धरती के साथ किया था। इससे यूनिवर्स में बड़ा असंतुलन आ गया। हजारों एलियन स्पेसीज अपने अपने ग्रह छोड़कर भागने लगे। कुछ धरती पर आ गए तो कुछ धरती को छोड़कर सुरक्षित जगह तलाशने निकल पड़े। जो नई एलियन स्पेसीज धरती पर आई, उनमें से कुछ सिर्फ जीना चाहते थे, लेकिन कुछ अपने साथ तबाही भी लेकर आए। अलग अलग एलियन ग्रुप ने धरती के उपजाऊ इलाकों पर कब्जा कर लिया। बदले में उन्होंने आकू को अपनी टेक्नोलॉजी और खास शक्तियाँ दी ताकि उन्हें यहाँ रहने की इजाजत मिल सके। समय के साथ धरती पर कई नई स्पेसीज बस गई। हैरिस नाम के एलियंस धरती पर शांति से बच गए, लेकिन जब चिसलेट्स आए तो उन्होंने हैरिस को गुलाम बना लिया। इसके अलावा धरती के नीचे डूम नाम का एक बेस बनाया गया जहाँ एलियन शौक और कमाई के लिए खतरनाक स्ट्रीट फाइट्स करते थे। इन सारी चीजों की वजह से यूनिवर्स में और भी ज्यादा हलचल और गड़बड़ी बढ़ती गई। आकू का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो सिर्फ धरती पर राज नहीं कर रहा था, बल्कि उसने दुनिया की सारी बिजनेस अरेंजमेंट, स्टॉक मार्केट और हर तरह की ट्रेड पर कब्जा कर लिया था। दुनिया पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। हर चीज, हर सिस्टम, हर इंसान पर आकू का कंट्रोल था। 1000 साल बीत गए और इतने लंबे वक्त में आकू को समुराई का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन अचानक वही समुराई भविष्य में दोबारा लौट आया, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत और एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। जैक अब एक अजीब और खतरनाक दुनिया में था, जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। जब वो एरिया डी के सर्विस में पहुंचा तो वहाँ कुछ एलियंस थे जो उसकी फुर्ती और मशीनों से बच निकलने की टेक्निक देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने उसे जैक कहना शुरू किया। समुराई ने अपना असली नाम छिपाने के लिए यही नाम अपना लिया। अब उसका एक ही मकसद था, वो दरवाजा ढूंढना जो उसे वापस उसके वक्त में ले जाए। भविष्य में आए उसे बस 1 घंटा हुआ था और तभी उसकी पहली लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। यही वजह थी कि वो कभी किसी इंसान की जान नहीं लेता था और अब वो खुलकर बिना पछतावे के लड़ सकता था। कुछ वक्त बाद उसे बोलने वाले कुत्ते मिले जो अपनी असलियत भूल चुके थे। जब जैक ने उनकी खुदाई में मदद की तो उसे पता चला कि आकू के एलिट समुराई फिर से लौट आए हैं। जैक को खत्म करने के लिए आकू ने सैकड़ों रोबोटिक कीड़े भेजे, लेकिन जैक ने सबको हरा दिया और उन कुत्तों को आजाद कराया। इसके बाद से आकू ने एक के बाद एक असैसिन्स भेजने शुरू किए ताकि जैक को खत्म किया जा सके, इससे पहले कि वो पास्ट में लौटने का कोई रास्ता ढूंढ ले। लेकिन जैक को सिर्फ असेशियन से नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की बुरी ताकतों से लड़ना था। उसने फरीज नाम के एक पीसफुल स्पेसीज के ग्रुप को आजाद कराया जिन्हें चिसलेट्स ने गुलाम बना रखा था। फिर उसने कुछ ह्यूमन साइंटिस्ट की मदद की जो मजबूरी में आकू के लिए काम कर रहे थे और उनके लिए एडवांस अल्फा टेक्नोलॉजी बना रहे थे। अपनी जर्नी में जैक की मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की इकरा से हुई जो उसके साथ एक पावरफुल जेम की खोज पर निकली। लेकिन जब जेम मिला तो इकरा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और जैक को असली झटका तब लगा जब उसे इकरा की असलियत के बारे में पता चला कि इकरा असल में कोई और नहीं आकू था जो भेस बदलकर जैक के साथ ट्रेवल कर रहा था। आगे चलकर जैक की फाइट आकू के एक डार्क वर्जन से हुई, एक ऐसा राक्षसी रूप जो आकू की चालबाजी और जैक के साइकोलॉजिकल दर्द से बना था। लेकिन इस अंधेरे सफर में भी जैक को एक सच्चा साथी मिला, एक स्कॉटिश वॉरियर जो उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। बाद में जैक ने उस योद्धा की पत्नी को बचाया और बदले में स्कॉटिश वॉरियर ने एक खतरनाक समुद्री मिशन में जैक की मदद की। यहीं जैक को अपने पास्ट की बातें दोबारा याद आई। वो एक सेक्रेट प्लेस पर पहुंचे जहां कुछ छोटे भेड़ जैसे दिखने वाले क्रीचर समय के पोर्टल की रखवाली कर रहे थे। जैक जैसे ही उस आखिरी पोर्टल के अंदर जाने वाला था तभी अचानक आकू आ धमका। उसने जैक को खींचकर बाहर फेंक दिया और उस लास्ट पोर्टल को पूरी तरह तबाह कर दिया। फिर आकू ने उस मासूम भेड़ जैसे क्रीचर्स को भयंकर डिमोन्स में बदल दिया और उन्हें जैक पर छोड़ दिया। गुस्से में जैक ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और सबको हरा दिया। लेकिन जब वो मरे तो अपने असली रूप में लौट आए। ये देखकर जैक का दिल टूट गया क्योंकि उसने मासूमों की जान ले ली थी जिनका उस जंग से कोई लेना देना नहीं था। इस कड़वी सच्चाई ने जैक को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसकी तलवार नीचे गहराई में गिर गई, लेकिन उसे वापस लेने की कोशिश करने के बजाय जैक ने हार मान ली। तलवार ही नहीं, उसने अपना मकसद भी छोड़ दिया। उसके अंदर का समुराई जज्बा टूट चुका था। उसका हौसला चूर चूर हो गया था।
वो जंग से, नाकामियों से और किस्मत से लड़ते लड़ते थक चुका था। उसने लड़ना छोड़ दिया और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। 50 साल बीत गए। जैक अब भी जिंदा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। इन सालों में उसके अंदर एक अंदरूनी आवाज पैदा हुई जो उसे चिढ़ाती, उसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती। अजीब बात यह थी कि इतने लंबे समय में जैक की उम्र जरा सी भी नहीं बढ़ी। लगता था कि टाइम ट्रेवल की वजह से उसका बुढ़ापा रुक गया है। एक तरह से ये किसी वरदान जैसा था, पर दूसरी तरफ यही चीज उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। एक ऐसा न खत्म होने वाला दुख और अकेलापन जिसमें वो फंसा हुआ था। अब यहाँ से कहानी समुराई जैक की सीजन फिनाले पर पहुँच जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि करीब 20 साल पहले एक सीक्रेट कल्ट बना था जो पूरी तरह आकू की पूजा करता था। उन्होंने उसकी मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए और उसे भगवान मानकर पूजा करने लगे। एक दिन आकू खुश होकर खुद उनके सामने आया और उन्हें इनाम में एक काली शक्ति का अंश और एक जादुई प्याला दिया। कल्ट की एक लेडी मेंबर ने एक रिचुअल के दौरान उस प्याले से ड्रिंक पिया और कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और इस ब्लैक रिचुअल से 7 बेटियां पैदा हुई, जो आकू के ऑर्डर पर दुनिया से समुराई जैक को खत्म करने के लिए पैदा हुई है। जिनमें से एक होती है आशी, जिसे बाकी 6 लड़कियों के साथ पाला जाता है। जब ये बेटियां बड़ी हुई तो सबने तय किया कि अब वो जाकर समुराई जैक को खत्म करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी तलवार खोने के बाद अब नए तरीके से लड़ना सीख चुका था। वो बंदूकें, भाले और एक तेज बाइक का इस्तेमाल करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई आकू के सबसे खतरनाक असेसिन स्कारमूस से। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में जैक ने उसे हरा दिया। जल्द ही आकू की बेटियां यानी आशी और उसकी 6 बहनें जैक तक पहुंच गई। उन्होंने उस पर बेदर्दी से हमला किया। जैक ने सोचा कि ये सभी रोबोट है, तो जैक बिना झिझक के उन लड़कियों से लड़ता है। लेकिन तभी एक ऐसी बात होती है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। लड़ाई के दौरान वो उनमें से एक को मार देता है। उसी पल उसे एक झटका लगता है कि ये मशीनें नहीं है, ये इंसान है। अपनी जिंदगी में पहली बार जैक ने किसी इंसान की जान ली थी। ये एहसास उसे किसी भी घाव से ज्यादा दर्द देता है। उसके दिल पर चोट उसके शरीर से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। उसी पल से लड़ाई का पूरा अंदाज बदल जाता है। जैक ने पहले कभी किसी इंसान को नहीं मारा था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि इंसान अपने फैसले से पहचाने जाते हैं। ये सोचकर उसने पहली बार सीरियस होकर लड़ना शुरू किया, लेकिन सामने वाली लड़कियां भी पीछे नहीं हटती। सब अपनी जान दांव पर लगाकर उससे भिड़ती है, लेकिन जैक उन्हें आसानी से हरा देता है। आखिर में सिर्फ एक लड़की बचती है, आशी। उस वक्त जैक चाहे तो उसे भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन आशी का दिल नफरत से भरा था। वो बचपन से यही मानती आई थी कि आकू अच्छा है और समुराई जैक बुरा। जैक ने उसे सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन आशी नहीं मानी। इसी दौरान एक बहुत बड़ा क्रिएचर अचानक उन्हें निगल जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जैक और आशी किसी तरह उसके पेट से बाहर निकल आते हैं। इस दौरान जैक ने आशी की जान 4 बार बचाई, फिर भी आशी उसे मारने की कोशिश करती रही। तभी एक लेडी बग आकर आशी के सिर पर बैठ जाती है। इससे उसे अपने बचपन का एक यादगार पर याद आ जाता है, जहां एक बार ट्रेनिंग के दौरान उसने भी एक लेडी बग देखी थी और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुचल दिया और कहा था कि ऐसे बेकार और ध्यान भटकाने वाले जीव आकू की दुनिया में नहीं होने चाहिए। अब आशी देखती है कि वही लेडी बग जैक के हाथ पर बैठी है और जैक उसे बिना नुकसान पहुंचाए बैठे रहने देता है। यह देखकर आशी अपने बचपन की सीख और अब तक जो कुछ उसे सिखाया गया था उस पर शक करने लगती है। इधर दूसरी तरफ स्कॉट्समैन ने आकू पर हमला शुरू कर दिया और अपनी सेना को लेकर लड़ाई में कूद पड़ा। लड़ाई के दौरान आकू ने उसे मार गिराया, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रही, जिसके बाद उसने जैक को ढूंढा और मिलकर आकू के खिलाफ एक बड़े हमले की प्लानिंग की। आशी अब जैक की साथी बन चुकी थी। उसने जैक की सारी सच्चाई सुनी। ये सब जानकर आशी के होश उड़ गए और उसने महसूस किया कि आकू को रोकना जरूरी है, लेकिन जैक अब थक चुका था। उसे लगता था कि अब आकू को हराना नामुमकिन है। तभी एक नीली चमड़ी वाला आदमी उनके पास मदद मांगता हुआ आया और बोला कि उसके बच्चों को आकू के लोग उठा ले गए, जिसके बाद जैक और आशी उन्हें बचाने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही जैक बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करता है, वो बच्चे अचानक जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैक को लगता है कि वो फिर नाकाम हो गया, जिससे वो अंदर से टूट जाता है और सेपुक्कू यानी खुदकुशी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन आशी को एहसास होता है कि बच्चे अभी जिंदा है। उसी दौरान आशी को वो तमाम लोग मिलते हैं जिनकी जान जैक ने अपनी पूरी जर्नी में बचाई थी।
वो लोग जैक की बहादुरी से इतने थैंकफुल थे कि उन्होंने उसकी याद में बड़े बड़े मोनूमेंट्स भी बना रखे थे, लेकिन जैक को इसकी खबर ही नहीं थी। आशी पूरी ठान चुकी थी कि वो जैक को टूटने नहीं देगी। उसने जैक को ढूंढकर उसे बताया कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की जान बचाई है और उसकी मौजूदगी बेकार नहीं गई। उसने ये भी बताया कि जिन बच्चों को वह मरा हुआ समझ रहा था वो अभी भी जिंदा है। उसकी बातों ने जैक के मन को बदल दिया और उसने फिर से अपनी तलवार ढूंढने का फैसला किया। तलवार वापस पाने के लिए जैक ने एक लंबी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। इस दौरान आशी ने उसकी सुरक्षा की और आखिरकार अपनी ही मां का सामना करके उसे मार दिया। जैक ने अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए गॉड्स की परीक्षाएं पास कर ली और इनाम के तौर पर गॉड्स ने उसकी तलवार वापस लौटा दी। अब नए जोश के साथ जैक ने दोबारा आकू की तलाश शुरू कर दी। सफर के दौरान जैक और आशी एक दूसरे के काफी करीब आ गए और दोनों में प्यार हो गया। उधर स्कारमुश, जिसे जैक ने पहले हरा दिया था, किसी तरह आकू तक पहुंच गया और उसने उसे बताया कि जैक के पास अब तलवार नहीं है। यह सुनकर आकू बहुत खुश हुआ। उसने स्कारमुश का शरीर फिर से ठीक कर दिया और तुरंत जैक को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जब उसने जैक का सामना किया तो देखा कि जैक ने तलवार वापस पा ली थी। गुस्से में आकू ने स्कारमुश को तुरंत खत्म कर दिया। उसी समय आकू को आशी के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे उसकी खुशबू से पता चला कि आशी उसकी ही बेटी है। इस बात का फायदा उठाकर आकू ने आशी पर काबू पा लिया था और उसे जैक पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। जैक आशी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए उसने तलवार आकू को दे दी। आकू ने जैक को पकड़ लिया और अपने किले में ले जाकर पूरी दुनिया के सामने बांध दिया। उसने जैक को कैद करने का लाइव टेलीकास्ट करवाया ताकि सबको दिखा सके कि अब वही सबसे ताकतवर है और कोई उसका विरोध ना करे। लेकिन जो वो चाहता था उसका उल्टा हुआ। जैक ने जिन जिन लोगों की मदद की थी उन सबके दिल में गुस्सा और हिम्मत की आग भड़क उठी। पूरी दुनिया में बगावत शुरू हो गई और हर तरफ लोग एजुकेट होकर आकू के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए। इस बीच जैक आशी को आकू के कब्जे से आजाद करने की कोशिश कर रहा था और आखिरी पल में वो कामयाब हुआ। उसने आशी से कहा कि वो उससे प्यार करता है और जब आकू जैक को मारने वाला था, आशी को एहसास हुआ कि वो आकू का एक अंश थी, जिससे उसने अपने पिता यानी आकू की शक्तियाँ विरासत में पा ली थी और अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आशी ने खुद को आजाद किया, जैक को तलवार वापस दी और एक टाइम पोर्टल खुला। दोनों उस पोर्टल में वापस पास्ट में पहुंच गए, उसी समय में जहां से 1000 साल पहले जैक को आकू ने फेंक दिया था। वहां जैक और आशी ने मिलकर आकू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार जैक जीत गया और पूरे यूनिवर्स में शांति कायम हो गई। सब कुछ ठीक होने के बाद जैक और आशी की शादी की तैयारी होने लगी, मगर उसी वक्त आशी अचानक गिर पड़ी। तभी जैक को समझ आया कि इसी टाइम में जैक ने आकू को आशी के पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया, जिससे इस टाइम में आशी कभी पैदा ही नहीं हुई थी और वो धीरे धीरे जैक की बाहों में गायब होने लगी और जैक बेबस होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। जैक ने लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन अपने प्यार को खोकर उसका दिल टूट चुका था। लेकिन अपने जैक के लिए ये जीत और इस स्टोरी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं थी। तो गाइस, ये थी समुराई जैक की एंटायर स्टोरी। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।